गुमराह एपिसोड 230। डिनर में जो लोग शरीक थे उनमें नुमायां हैसियत सेठ कासिम की थी। डिनर का एहतमाम उसी की तरफ से किया गया था। सेठ कासिम की कई फैक्ट्रियां थीं जहां कई किस्म की मसनूआत तैयार होती थीं। उसके अलावा भी उसके बहुत से कारोबार थे। शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी मराकज़ में दुकानें थीं, तामीराती कंपनी थी और मुख्तलिफ किस्म के ठेके भी थे। दौलत की फरावानी थी उसके पास, इसलिए उस बेअंदाज़ा दौलत के बावजूद हवे से ज़र कम न होती थी किसी भी तरह। ख्वाहिश उसकी यही थी कि सारी की सारी दुनिया समेट कर बैठ जाए अपने नीचे। सब कुछ था उसके पास अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए। अपनी और अपने अहलोयाल की जरूरत से कहीं ज्यादा मालो दौलत दबाए बैठा था वो, मगर सुकून का एक लम्हा उसकी बज़ाहिर जगमग करती तकदीर में कहीं नहीं था। चुनाचा उसके शब रोज दौलत के पीछे भागते हुए गुजर रहे थे। इस कदर दीवाना था वो मालो जर का कि जायज और नाजायज की तमीज भी खो बैठा था। हुसूल जर के लिए हर काम करने को हर वक्त तैयार रहता था। लिहाजा ब्लैक मार्केटिंग, जखीरा अंदोजी, चोर बाजारी, स्मगलिंग, गर्ज कौन सा रास्ता, कौन सा जरिया कमाई ऐसा था जो उसने इख्तियार ना कर रखा हो। सेठ कासिम जैसे रंगे सैयारों के दुश्मन भी कम नहीं होते। चुनाचा उन्हें जहीर अहमद और जानू जैसे लोगों की हर वक्त जरूरत रहती थी। जानू ऐसा आदमी था जिसे ऐसे जरूरतमंदों की हमेशा तलाश रहती थी। वो उनके सीने पर सवार होकर उनसे मोटी मोटी रकमें उगलवाता रहता था। उन बुज़दिल ज़रपरस्तों में कभी इतनी जरूरत पैदा ना हो सकी कि उसका कोई मुतालबा पूरा करने में जरा सी भी देर कर सकते। मेरे हाथों जानू के अलमनाक अंजाम की खबर उनके लिए किसी मुजदा जांफजा से कम ना थी। उनके मुर्दा जिस्मों में नई रूह फूंकने वाली बात थी ये। चुनाचे सेठ कासिम समेत वहां मौजूद तमाम लोग मेरे ही गुन गाते रहे। वो मुझसे अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। कोई ये मालूम करना चाहता था कि मैंने कितने इंसानों के खून से हाथ रंगे अब तक। कोई ये जानने का ख्वाह था कि मैं गिरोह की सूरत में काम करता हूँ या तनहा ही लोगों की जिंदगियां अजीरन किए हूँ। किसी ने अखबारात में मेरे बारे में कुछ पढ़ लिया था और अब उसके मुतालिक कुरेद कर मजीद जानने की कोशिशों में मसरूफ था। उन सबको इस बात पर हैरत थी कि मैं जो बज़ाहिर एक आम सा आदमी नजर आता था, ये सब कुछ कैसे कर लेता था। रात के 11 बजने वाले थे जब उन लोगों से मुझे निजात मिली। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम लोग चले गए तो सेठ कासिम ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे मिस्टर जिलानी? कौन सा काम सेठ साहब? अगर मेरे करने का हुआ तो जरूर कर दूंगा। करने का तो है। सेठ कासिम जब किसी को कोई काम बताता है तो पहले वो ये इत्मीनान कर लेता है कि वो ये काम कर सकेगा या नहीं। अगर तुम्हें ये यकीन है कि मैं वो काम कर सकूंगा तो जरूर बताओ मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इतना माल दूंगा तुम्हें कि तुमने कभी उसका तस्वुर भी नहीं किया होगा। वो बात की बात है सेठ, पहले काम तो बताओ मुझे, मैंने बेतकल्लुफी से कहा। उसने मेरे साथ बैठी लिजी को देखा। शराफत अली, बुरा ना मानना दोस्त, मैं जरा जिलानी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम हमें इसका मौका दोगे या मैं? हाँ क्यों नहीं, आए मदाम, हम जरा इधर उधर घूम फिर लें इतनी देर। शराफत अली उठते हुए बोला। लिजी ने कोई एतराज नहीं किया। वो खामोशी से उठकर शराफत अली के साथ चली गई। उनके जाने के बाद सेठ कासिम ने मेरी तरफ झुककर सरगोशियाना अंदाज में कहा, जिलानी, जो काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ उसकी तकमील के लिए तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। बहुत सोच समझ कर जवाब दो मुझे, क्या तुम वहां जाने को तैयार हो? स्मगलिंग? मैंने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे हो, ऐसी कोई बात नहीं। यह बिल्कुल एक सीधा और सच्चा मामला है, 2 और 2 4 जैसा। अच्छा चलो बताओ फिर। मसले की नौयत को समझे बगैर मैं कोई वादा नहीं कर सकता। दूसरे मेरे अपने कुछ उलझे हुए मसले हैं जिन्हें सुलझाए बगैर किसी लंबे सफर पर रवाना होने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। ओह, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बताओ कौन सा मसला है तुम्हारा। मैं कुछ कर सका इस सिलसिले में तो यकीन करो मैं जरा भी तामुल नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे काम आकर बेहद खुशी होगी। मेरा मसला बहुत संगीन है सेठ जी। उसके हल के लिए ऐसे आदमी की जरूरत है मुझे जो आला सतह पर ऐसे मरासिम रखता हो कि उसकी बात रद्द न की जा सके। आला सतह से तुम्हारी मुराद आला हुक्काम तो नहीं है? हाँ, यही मतलब है मेरा। किसी छोटे मोटे आदमी के बस का काम नहीं है वो। मामूली कामों के लिए तो मैं खुद भी किसी को तकलीफ देने का कायल नहीं हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे पास जो उन्हें निपटा सकें। ठीक है, मुझे बताओ क्या काम है, शायद मैं ही काम आ जाऊं तुम्हारे। लेकिन उसके बाद तुम मेरे काम से इनकार नहीं करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद अगर तुम कहोगे तो मैं जहन्नुम में भी छलांग लगाने से दरेक नहीं करूंगा। अच्छा, फिर अब बताओ क्या काम है तुम्हारा? मेरी बहन आसिया और मेरा जिगरी यार आबी इन दिनों कत्ल और डकैती के इल्जाम में रावलपिंडी जेल में बंद है। उन्हें वहां से आज़ाद कराना चाहता हूँ मैं, और ये काम असर रसूख के बगैर मुमकिन नहीं है किसी तरह। अच्छा ठीक है दोस्त, कोशिश करता हूँ मैं। कामयाबी और नाकामी मुकद्दर की बात है तुम्हारे, कोई हतमी वादा नहीं कर सकता मैं इस सिलसिले में। उसने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, मसले की संगीनी के पेश नज़र मैं भी इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा तुम्हें। अलबत्ता ये वादा है मेरा, अगर तुम्हारे जरिए ये काम हो गया तो तुम मुझे अपना बेदाम का गुलाम पाओगे। जिलानी को कभी तुम एहसान फरामोश नहीं पाओगे। अच्छा, तो पहले ये काम निपटा ले तुम्हारा,
بعد میں اپنا کام بتاؤں گا تمہیں۔ نہیں سیٹ، تم بھی آج ہی اپنے کام کے بارے میں بتا دو مجھے، اس عرصے میں اس کے لیے پلاننگ کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے تمہارے کام کے لیے مجھے امریکہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں تم سے مدد کی درخواست ہی کیوں کرتا، خود ہی کر لیتا سب کچھ۔ میرے لیے ناممکن نہیں ہے، وہاں کچھ ایسے دوست ہیں میرے جو میری خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ امریکہ میں تمہارے دوست ہیں؟ یقین نہیں آتا مجھے۔ یقین کیوں نہیں آتا تمہیں؟ کیا تم ہی تعلقات رکھ سکتے ہو اپنے ملک سے باہر؟ میں نہیں رکھ سکتا۔ میری اس دولت کو بھول گئے ہو جو ابھی ابھی شرافت علی کے ساتھ اٹھ کر گئی ہے یہاں سے؟ امریکہ سے امپورٹ کر کے لایا ہوں اسے اپنے ساتھ۔ الزبتھ فنلے نام ہے اس کا، اور بڑی آفت کی پرکالہ ہے وہ۔ ہاں وہ تو میرے ذہن سے اتری گئی تھی، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ امریکی ہے۔ کیا تم پہلے بھی جا چکے ہو امریکہ؟ وہ قدرے حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے امریکہ کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ چند ماہ قبل میرا بیٹا سیاحت کی غرض سے امریکہ گیا تھا، وہاں جا کر وہ اچانک غائب ہو گیا کہیں۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک اکلوتا بیٹا ہے میرا۔ یہ تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم یہاں امریکی سفارت خانے کے ذریعے وہاں کی حکومت سے رابطہ قائم کر کے اسے تلاش کروا سکتے ہو۔ اگر وہ قانونی طور پر گیا ہے اور کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے تو وہ ضرور تعاون کریں گے۔ یہ میں کر چکا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنے دن خاموش بیٹھا رہا ہوں؟ میں نے اپنے طور پر ہر سیدھا راستہ اختیار کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا اس کا۔ بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ نیو یارک کے لنکن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، پھر اس نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سیٹ کی آواز بھرانے لگی تھی۔ نیو یارک کے لنکن ہوٹل کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ شاہد حسین۔ وہ آہستہ سے سسکی لے کر بولا۔ میرے پورے بدن میں برقی رو دوڑتی چلی گئی، ایک ایک روحاں کھڑا ہو گیا میرے بدن کا۔ میں سکتے کے عالم میں آنکھیں پھاڑے اس کی شکل تکتا رہ گیا۔ کیسی عجیب بات تھی یہ اس شاہد حسین کا باپ تھا جس کے نام سے اور جس کے کاغذات پر میں نے سین فرانسسکو سے واپسی کا سفر طے کیا تھا۔ وہ شاہد حسین جو ذلیل دھمن کی بے ضمیری کے باعث غریب الوطنی میں گمنامی کی موت مر گیا تھا، جسے وہاں کی پولیس نے لاوارث قرار دے کر اس طرح پیوند خاک کر دیا تھا کہ اب اس کی قبر کا نشان تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ شاہد حسین اس سیٹ قاسم کا بیٹا تھا جس نے پتہ نہیں کن کن ذرائع اور کون کون سے حربوں سے دولت کا انبار لگا لیا تھا اپنے پاس۔ مجھے اپنی طرف حیرت سے تکتے پا کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اس قدر حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے سوچا کہ اسے سب کچھ صاف صاف بتا دوں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اس عظیم امریکہ میں کیا بیت چکی ہے، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میرا دل بھی آمادہ نہ ہوا اس پر کہ میں سوختہ دل شخص کو مزید اذیتوں سے دوچار کروں۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا اپنی بلند و بالا شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے خوب دل کھول کر قہقہے لگا رہا تھا، اندر سے کتنا شکستہ، کتنا منتظر تھا اور اپنے سینے میں ناسور چھپائے بیٹھا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے سیٹ قاسم کہ تم جیسا باحیثیت باوسیلہ شخص ایٹم کے اس دور میں اپنے بیٹے کا پتہ نہیں چلا سکا، اور امریکہ جیسے ملک میں اتنے بڑے آدمی کا جواں سال بیٹا ننھی سے سوئی کی طرح گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہاں، پہلے میرا بھی یہ خیال تھا۔ میں اپنے آپ کو بے حد عظیم، بہت باحیثیت آدمی سمجھا کرتا تھا۔ میں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا میں دولت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا اس کے زور پر۔ مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اپنی ساری حقیقت مجھ پر پوری طرح کھل گئی ہے جیلانی۔ میں بڑا گناہ گار شخص ہوں۔ دولت کی خاطر میں نے انسانیت سے ناتا توڑ کر خود کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن بیٹے کی گمشدگی نے مجھے پہلی بار دل کے درد سے آشنا کیا ہے۔ میں گزشتہ 1 ماہ سے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے توبہ استغفار کر رہا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملتی۔ جیلانی، میرے بھائی، میرا بیٹا مجھے لا دو، میں اس کے عوض تمہیں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو کر پھٹنے لگی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی بلک بلک کر رو پڑے گا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا۔ خالی خالی نظروں سے میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ چند لمحے مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، معاف کرنا دوست، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، میرے درد کو تم خوب سمجھ سکتے ہو کیونکہ تم بھی اپنی بہن کے لیے پریشان ہو اور اس کی سلامتی کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے ہو، لیکن تمہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہے کہ تم اس کے مصائب سے آگاہ ہو، گو کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، مگر یہ جانتے ہو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میری بدنصیبی یہ کہ میں یہ تک نہیں جانتا کہ میرا بیٹا ہے کہاں، اس لیے میں تمہاری بہن کا معاملہ پہلے نمٹا لینا چاہتا ہوں۔ اس کام میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں، جبکہ میرا کام صبر طلب بھی ہے اور مشکل بھی۔ پہلے تمہیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ شاہد ہے کہاں، وہ صحیح سلامت ہے بھی یا نہیں،
यहाँ लाने से पहले तो उसका ढूंढ निकालना ही एक संगीन मसला है। उसके लहजे की शिकस्तगी बता रही थी कि उसे अपने बेटे की सलामती का यकीन नहीं है। वो समझ चुका है कि उसके बेटे के साथ कोई संगीन हादसा पेश आया है और ये सारी तगुदो जो वो करना चाहता है या कर रहा है महज अपने दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए है। एक मौहूम सी उम्मीद है जो उसे सहारा देकर उकसा रही है। मैंने उसका सहारा छीन लेना मुनासिब नहीं समझा। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। चुनांचे उसे मुतमईन करने की खातिर मैंने ये वादा कर लिया कि अगर उसने आसिया और आबी की रिहाई का इंतजाम कर दिया तो मैं उसके लख्ते जिगर को तलाश करने अमेरिका जरूर जाऊंगा। सेठ कासिम कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर मेरा शाना थपकते हुए बोला, फिक्र ना करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बहन को आज़ादी दिलाने की। अगर ताल्लुकात और पैसा काम ना आ सका तो बड़े से बड़े वकील की खिदमत हासिल करेंगे हम उनके केस की पैरवी के लिए। कोई कसर नहीं उठा रखूंगा मैं। ये एक बेहद मुश्किल काम है सेठ, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम इसमें कामयाब ना भी हो सके तब भी मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। मैं अपने काम की तकमील की शर्त वापस लेता हूँ। उसने खुश होकर वफूरे जज्बात से मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मुसरत से लबरेज आवाज में बोला, तुम बहुत अजीम इंसान हो गुलाम जिलानी। मुझे अफसोस है दुनिया ने तुम्हें समझा ही नहीं आज तक। बस करो सेठ, इतना ऊंचा ना उठाओ मुझे कि मैं अपने कद की पैमाइशी भूल जाऊं। जमीन पर ही रहने दो मुझे। ऐसी बात नहीं है जिलानी, यकीन करो मैं दिल से तुम्हारी कदर करने लगा हूँ। बहुत मुतासर किया है तुमने मुझे। मेरा ख्याल है अब कोई खास बात नहीं रही करने को, लिहाजा क्यों ना उठ जाए हम यहाँ से। हाँ चलो, वो लोग हमारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। मैं उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आगे पीछे बाहर की तरफ बढ़ने लगे। सेठ कासिम मेरे आगे आगे चल रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखना चाहा, एक बैरा तेजी से मेरे करीब आकर बोला, जनाब वो आपके साथी स्विमिंग पूल के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बताते हुए उसने चुपके से कोई तय किया हुआ कागज मेरे हाथ में थमा दिया। एक लम्हे के लिए मैं जरा सा झिझका, मगर फिर फौरन ही संभल कर मैंने वो हाथ जिसमें उसने कागज पकड़ाया था पतलून की जेब में डाल लिया और बाहर निकल आया। सेठ कासिम बाहर खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ाकर शराफत अली और लिज़ी को तलाश कर रहा था। मैंने करीब जाकर उससे कहा, वो बैरा बता रहा था कि वो दोनों स्विमिंग पूल के करीब हमारे मुंतजर हैं। अच्छा आओ फिर, सेठ ने कहा और एक जानिब बढ़ गया। मैंने चलते चलते कहा, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रहनुमाई करोगे सेठ? क्यों नहीं, ये इस तरफ बाएं हाथ जो पतली सी गली है इसी में चले जाओ, यहीं पर बाथरूम है। मैं उसकी बताई हुई सिमत में बढ़ते हुए बोला, बस 2 मिनट लगेंगे, अभी आया मैं। सफेद टाइलों वाले फर्श और दीवारों वाला साफ शफाफ बाथरूम उस घड़ी बिल्कुल खाली था। मैंने अंदर दाखिल होते ही जेब से कागज निकाल कर देखा, वो कोई रुक्का था। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, एक दरमियाने कद का गहरे नीले शलवार कमीज में मलबूस शख्स बहुत देर से तुम्हारे गिर्द मंडला रहा है। उसका ताल्लुक एक नामी गिरामी बदमाश से है। उसके 2 साथी होटल के बाहर पीले रंग की मजदा कार में मौजूद हैं। वापस जाते हुए उनका ख्याल रखना और चौकन्ना रहना उनकी तरफ से। कल दोपहर के वक्त हिल पार्क पहुंच जाओ, तुम्हें वहां से मेरा आदमी मेरे पास ले आएगा। ये मुलाकात बेहद जरूरी है। याद रखना, कल दोपहर ठीक 12 बजे। उस वक्त हिल पार्क वीरान होता है। मेरा आदमी खुद ही तुम्हारे पास पहुंचेगा और अपनी शनाख्त के लिए अपना नाम ग्रेगरी बताएगा। तुम उसके साथ बेधड़क चले आना। तुम्हारा दोस्त ग्रेगरी। रुक्का पढ़कर मैं हैरान रह गया। इसका मतलब था कि ग्रेगरी खुद भी पाकिस्तान आ गया था। अगर ये दुरुस्त था तो उसके आने से मेरी पुश्त मजबूत हो गई थी, लेकिन उसकी यहाँ मौजूदगी इन लोगों को चौकन्ना भी कर सकती थी जिनके खिलाफ हम दोनों का इत्तेहाद अमल में आया था। लिज़ी उसे खूब अच्छी तरह पहचानती थी और उसकी हैसियत से वाकिफ थी। अगर वो ग्रेगरी को कहीं देख लेती तो अपने लोगों को उसके बारे में इत्तला देकर होशियार रहने या वक्ती तौर पर स्क्रीन आउट हो जाने की हिदायत दे सकती थी। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर उसकी निगरानी करते हुए किसी वक्त वो लोग मेरे और उसके गठजोड़ से भी आगाह हो सकते थे। लिहाजा मैं ये फैसला करके बाथरूम से निकल आया कि कल मुलाकात के बाद उसे इन खतरात की तरफ मुतवज्जो करूंगा और उसे वापस जाने के लिए कहूंगा। अगर वो ना माना तो फिर दूसरा रास्ता ये होगा, वो कराची चला जाए और आइंदा मैं लिज़ी के साथ जिस शहर में पहुंचूं वो उधर का रुख न करे। मैं उसे हर कीमत पर लिज़ी की नजरों में आने से बचाना चाहता था। सेठ कासिम हमें रुखसत करने के लिए शराफत अली की कार तक आया। उससे रुखसती मुसाफा करके मैं कार में जा बैठा। अंदर बैठने के बाद मैंने खिड़की से सर निकालकर वहां खड़ी कारों की तरफ नजरें दौड़ाई। हमसे कोई 50 कदम के फासले पर वो पीली मजदा मौजूद थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा था और 2 आदमी अगली और पिछली सीटों के दरवाजे खोले यूं खड़े थे जैसे अंदर दाखिल होना चाह रहे हों। अगली सीट का दरवाजा जिस शख्स ने खोला हुआ था उसके जिस्म पर गहरे नीले रंग का शलवार सूट था। उसकी नजरें हमारी कार पर ही जमी हुई थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर वो फौरन मजदा के अंदर दाखिल हो गया। मैंने उस पर से नजरें हटाकर यूं ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे मैं उस जगह और उसके इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहता हूँ।
शराफत अली का ड्राइवर होटल के पार्किंग लॉट से कार निकालकर सड़क पर ले आया तो वो मज़दा भी हरकत में आ गई। हमारी कार कराची की रोशन, कुशादा और शफाफ सड़कों पर तैरती हुई मालूम हो रही थी और वो पीली मज़दा कार बराबर हमारे ताक़ुब में चली आ रही थी। मैंने शराफत अली से कहा, शराफत अली, एक पीली मज़दा कार बहुत देर से हमारे पीछे लगी हुई है, कहीं तुमने बॉडीगार्ड तो नहीं रख छोड़े अपने साथ? नहीं यार, ये तुझे बॉडीगार्ड्स का ख्याल कैसे आ गया उस कार को पीछे देखकर? जब हम होटल आने के लिए घर से निकले थे उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा था इस कार को। होटल तक ये हमारे साथ ही लगी आई थी और अब वापसी में भी मौजूद है हमारे पीछे। मैंने सोचा शायद ये बॉडीगार्ड्स हैं तेरे। मैंने हंसते हुए कहा, असल बात मैं छुपा गया था उससे, ग्रेगरी के पैगाम का जिक्र मैं नहीं कर सकता था उसके सामने। उसने शीशे में अकवी मंजर देखते हुए कहा, ये जो 2 कारों के पीछे पीले रंग की मज़दा कार है, इसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ वही। हैरत है, तुम जैसे होशियार आदमी को इसका एहसास नहीं हो सका। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी कार का ताक़ुब भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे नहीं मेरे ताक़ुब का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। किसी ने भेजा है इन्हें मेरे पीछे। मालूम तो ऐसा ही होता है। मेरा ख्याल है ज़हीर अहमद ने खिदमत सुपुर्द की है उनके। यार शराफत अली, तूने खामखाई मोहलत दिलवा दी उस ज़हीर अहमद को, हालांकि खुद उसे जानू के बगैर ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही होगी। खुदकुशी पर आमादा नजर आता है मुझे। क्यों ना उसका किस्सा तमाम करते चले इसी वक्त। नहीं यार, तू तो हर वक्त उधार खाए बैठा रहता है खून खराबे के लिए। खून सवार रहता है हर वक्त तेरे सर पर। मालूम होता है तेरे ऊपर अपने नाम का कुछ न कुछ असर मौजूद है। बिल्कुल ही शराफत की जिद नहीं हुआ तू अभी। मेरे भाई, जो काम करना है उसे आज करो या कल, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चनाचा अच्छा यही है कि आज का काम कल पर ना छोड़ा जाए। लेकिन मैं तुझसे मुख्तलिफ अंदाज में सोचता हूँ जिलानी। मेरा ख्याल है बुरा काम करने में जितनी देर की जाए बेहतर है। इस तरह उसका इम्कान रहता है कि शायद आदमी एक बुराई से बच जाए। मुमकिन है देर हो जाने के बाद उसकी ज़रूरत ना रहे या इरादा तब्दील हो जाए और आदमी एक बुराई करने से बच जाए। इंसान को यही कोशिश करना चाहिए। ओए चुप कर जा बगला भगत, मैं जानता हूँ तू कितना नेकोकार है। बड़े चर्चे शहर में तेरी पारसाई के। तंज ना कर जिलानी मुझ पर। तुझ जैसे आदमी को हक नहीं पहुँचता मुझ पर उंगली उठाने का। जुबान बंद ही रख तू अपनी। अब आप लोग आपस में लड़े नहीं, ख़त्म कर इस किस्से को और इनका कुछ बंदोबस्त करें जो पीछे आ रहे हैं हमारे। लिज़ी बोली, इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करो ड्राइवर। शराफत अली ने लिज़ी की बात सुनकर अपने ड्राइवर को हिदायत की। कैसे जान छुड़ाएगा इनसे ये हमारी? क्या मुकाबला करेगा ये इनसे? मैंने शराफत से पूछा। नहीं भाई, ये लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं है। डॉज देकर निकलने की कोशिश करेगा इन्हें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने हमारी रहायशगाह भी देखी हुई है। रास्ते में अगर गंवा भी दिया उन्होंने हमें तो सीधे हमारी रहायशगाह पर पहुंच जाएंगे। मुमकिन है किसी साथ के इंतजार में मोर्चा बनाए बैठे हो ये वहाँ। तेरी ये बात तो जी को लगती है जिलानी। फिर तूने क्या सोचा, क्या करना चाहिए? रात आधी गुजर चुकी है, 1 बजने वाला है। इस वक्त सड़कें ज़्यादातर वीरान पड़ी होंगी। इन्हें अपने पीछे लगाए किसी ऐसी सड़क पर ले चलो जहां आबादी करीब ना हो। वहां इस गाड़ी को रोककर निमट लेंगे हम इनसे। लिज़ी ने तजवीज़ पेश की। ये बहुत मुनासिब बात कही लिज़ी ने। इसके सिवा कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। बिल्कुल ही जान छूट जाएगी हमारी। और अगर वो लोग मुसल्लह हुए तो यूं खाली हाथ तो ताक़ुब में नहीं आ रहे होंगे वो हमारे। पिस्तौल तो जरूर होंगे उनके पास, जबकि हमारे पास कोई चाकू खंजर तक नहीं है। फिर हम कैसे निपटेंगे उन तीनों से? अरे यार, बुज़दिली को छोड़ो। ये सोच, इन हालात में अगर उन्होंने रास्ते में हमें रोककर ललकार लिया तो हम क्या करेंगे? हम खाली हाथ मुकाबला कर लेंगे उनका क्या? ठीक है भाई, जो तेरा जी चाहे वो कर, शराफत अली ने कहा और फिर ड्राइवर से बोला, स्टेडियम रोड निकल चल भाई। अच्छा साहब, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।